ओके, तो हमने लास्ट क्लास में करंट और रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा चीज़ें देख ली थी। एक बार मैं वापस से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, और मेरे को बता देना अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम है तो। देखो, अगर जैसे ये कोई वायर है, कोई कंडक्टर है बेसिकली, तो होगा क्या, अगर इसके अक्रॉस हम एक वोल्टेज लगा देते हैं तो यहाँ पे करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, ऐसा सर्किट हम प्रैक्टिकली नहीं बनाते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा सर्किट नहीं बनता है कि एक वायर को सिर्फ बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो वो शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। लेकिन यहाँ पर देखो जरा, अगर ये V वोल्टेज है तो इसकी वोल्टेज क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, क्योंकि डीसी बैटरी है। ठीक है, सपोज 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट ही रहेगी जब तक ये डिस्चार्ज नहीं आती। आपको तो यही ध्यान रखना है कि हमेशा ये 5 वोल्ट ही देगी। अब जैसे ही हम ये जो बैटरी है इस सर्किट में लगाते हैं, तो होता क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, मूव करना शुरू करते हैं और एक करंट बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पर क्या है, अभी हमने देख लिया कि करंट क्या होता है, कैसे फ्लो करता है और कितना फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे V अपॉन R के बराबर आ गया था हमारा करंट। ऊपर से हमने यहाँ पे देख लिया था कि इस फॉर्मूले में रेजिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पे, लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पे। ठीक है, इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर एक पैरामीटर अभी और है जो हमने मेंशन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से ये मोशन हो रहा है। अगर हम इससे रिलेट करना चाहें मोशन को, इलेक्ट्रॉन के मोशन को या करंट को या इन पैरामीटर्स को, तो हम कैसे रिलेट करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ मानते हैं, देखो जरा, अगर ये जो वायर्स हैं, ये जो वायर्स हैं, इनका अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जो हमने ये कनेक्टिंग वायर्स हम इन्हें बोलते हैं, जैसे ये हमारा मेन, जिससे भी जो भी कंडक्टर जिसके हम स्टडी कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये जो कनेक्टिंग वायर है, कनेक्ट करने के काम आ रहा है बैटरी से इसको, इसको हम मान लेते हैं कि ये बिल्कुल प्योर कंडक्टर है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अब देखो जरा, अगर इसकी लेंथ L है, ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ अगर L है, तो जितनी वोल्टेज, एक तो चीज यहाँ पे देखो जरा, जितनी वोल्टेज यहाँ पर होगी उतनी ही वोल्टेज इस एलिमेंट के अक्रॉस यहाँ पे मिल जाएगी तुम्हें, पूरी की पूरी वोल्टेज। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए प्लीज। ये ठीक है, जितनी वोल्टेज आपने अप्लाई करी है उतनी वोल्टेज आपने यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि वायर्स का कोई रेजिस्टेंस है नहीं। नेक्स्ट, जैसे ही आपको ये वोल्टेज मिल जाती है, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हुई है ना, इनको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। एक रिलेशन हमने पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू dv बाई डी एल। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो dv बाई डी एल के बराबर था, अगर आपको याद हो तो, चैप्टर 2 में पढ़ा था हमने। dv क्या होता है, सर चेंज इन, माइनस dv बाई डी। हाँ मैं मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, E इज इक्वल्स टू dv बाई डी एल है। तो यहाँ पर देखो जरा, dv क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल। तो यहाँ पे इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है और माइनस इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, वो यही तो है, v तो है। पोटेंशियल डिफरेंस dv जो है वो यहाँ पर वो v ही तो होगा। और इसकी लेंथ कितनी है कंडक्टर की, यहाँ पे L लेंथ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर डेवलप हो रही है वो E है। तो यहाँ पे V इज इक्वल्स टू ई एल आ गया। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये भी आप यूज कर सकते हैं, वोल्टेज की जगह पर हो सकता है कहीं कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है बच्चों? ठीक है, नो सर। चलो नहीं भैया। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिलेट कर लिया, उसकी मदद से भी एक्सप्लेन कर दिया कैसे करंट फ्लो करता है और कैसे कैसे वो दिखेगा, रेजिस्टेंस, करंट, एटसेट्रा। नेक्स्ट चीज हमारे पास जो है, जो हमें एक्सप्लेन करनी है यहाँ पर या समझनी है, वो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, जिसको हम G से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो सोच करके बताओ मुझे कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा कि नहीं होगा, या फिर स्केलर होगा? बोलो। करंट की डायरेक्शन होती है ना, देखो यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रहा है, और बाकी डिपेंड करेगा। तो करंट वेक्टर क्वांटिटी होता है क्या? नहीं, करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, याद रखना ये। ठीक है, और टेंसर बेसिकली हम बोल सकते हैं, लेकिन इन जनरल अगर आपसे पूछा जाए तो आप स्केलर ही बोलोगे। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है, देखो वायर की अगर ऐसे ऐसे अगर आपने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया वायर को, तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
किस वजह से? क्योंकि आपने वायर को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, इससे करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक, लेकिन हम एक डिफाइन करते हैं वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। ठीक, करंट डेंसिटी क्या होती है? जैसे ये कोई वायर है, कैसे भी जा रहा है ये। ठीक, अब देखो इसका कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ले सकते हो आप। ये सभी को क्लियर होगा मेरे ख्याल से क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया, या फिर एक आधा और ले सकते हैं हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे हमने यहाँ पर मान लो एक और क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, तो इससे कितना करंट परपेंडिकुलर ले जा रहा है। देखो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, सपोज करो ये या फिर करंट सपोज करो ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे मुड़ता चला जाएगा। ठीक, अब देखो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने लिया है, इससे परपेंडिकुलर कितना करंट पास कर रहा है, इससे परपेंडिकुलर कितना करंट पास कर रहा है, दैट विल बी योर करंट डेंसिटी। ठीक है, यूनिट एरिया से कितना करंट परपेंडिकुलरली पास कर रहा है, दैट विल बी योर करंट डेंसिटी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या हो गया, परपेंडिकुलरली। तो यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी मान सकते हैं, और इसके पैरेलल जितना करंट आपका फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, यूनिट एरिया से, वो क्या हो जाएगा, हमारी करंट डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आई, ठीक, आई अपॉन ए, और ये क्या हो गया, एन कैप। एन कैप क्या है, वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई। ओके, सेम चीज को ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। अगर आप आई निकालना चाहते हो उस रिलेशन से तो क्या हो जाएगा, जे डॉट एस या फिर ए, अगर हम यहाँ पे ए ले रहे हैं तो सरफेस एरिया वेक्टर जो भी है उससे आप करंट डेंसिटी को मल्टी डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना, और नहीं तो इसकी भी जरूरत नहीं है। आपके सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो इन सब की जरूरत नहीं है जानने की, बस ये ध्यान रखना कि करंट डेंसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो आई अपॉन ए होता है। ठीक है, पर यूनिट एरिया कितना करंट पास कर रहा है, दैट विल बी योर करंट डेंसिटी। अगर सिर्फ इतना भी याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। एक चीज ये, और दूसरा ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो ये करंट डेंसिटी के बारे में। तो होगा क्या कि अब जो रिलेशन हमारे थे जिसमें आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर था या कुछ भी था, इन सभी को हम करंट डेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, करंट को हम रिप्लेस कर सकते हैं करंट डेंसिटी से, लेकिन इन जनरल आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, पर स्टिल अगर आप चाहो तो इसको कर सकते हो। अब हमारे पास एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी में, वो हम देख लेते हैं। देखो जरा यहाँ पर v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू एल लिख सकते हैं, अपॉन में r किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे कंडक्टर की लेंथ जो है वो फिक्स है, रेजिस्टेंस फिक्स है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट होगा, और वो तो हम वैसे भी विजुलाइज कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पर I की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, J डॉट ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, जे डॉट ए भी लिख सकते हैं। ये क्लियर है ये रिलेशन। यस सर। अब आई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, जे और इंटू ए लिख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज देखो जरा, ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जे और ए को ठीक है, ए एल सॉरी ए आर बाई एल हो जाएगा ना ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जरा, आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, रो एल बाई ए। ठीक है, या फिर ऐसे देखो जरा, आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाय ए होता है। तो रो कितना हो जाएगा यहाँ पे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर ए बाय एल हो जाएगा। ये देखो जरा, ये आर ए बाय एल लिखा है ना, देखो रो कितना हो जाएगा, यस सर। आर ए बाय एल हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, जे टाइम्स जे रो हो गया। रो। ठीक है, या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जे इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो ई। ठीक है, और 1 अपॉन रो जो होता है ना, इसको हम बोल देते हैं सिग्मा। ठीक है, रो क्या होता है एक बार बताओ जरा, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, करेक्ट। 1 अपॉन रो क्या होता है, इसको हम बोल देते हैं कंडक्टिविटी।
ठीक है। 1/रो क्या होता है? कंडक्टिविटी, और इसको डिनोट कैसे करते हैं हम? सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशन आ गया वो आ गया J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। यहाँ पर देख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो करंट भी तो इसी डायरेक्शन में फ्लो करता है ना। इलेक्ट्रॉन अपोजिट भाग रहा है लेकिन करंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जा रहा है ना, क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को मान लेते हैं करंट की डायरेक्शन, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है। तो ये एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, कंफ्यूजन हो जाती है अब कि बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली, क्या क्या हो गया पता नहीं, बहुत सारे रिलेशन आ गए। तो इसमें सिंपल सी एक दो चीजें मैं जो बोल रहा हूँ बस वो याद रखना। क्या? V इज इक्वल्स टू आई आर, ये ओम्स लॉ होता है, ये हमें पता है। R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ये हमें पता है। इजी है ये दोनों, इनमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E टाइम्स L, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है और कितनी लेंथ पे प्रोड्यूस हुई है, उसके हिसाब से ये V को हम रिप्लेस कर सकते हैं। और I इज इक्वल्स टू, और या फिर J इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? I अपॉन ए। ठीक, ये दो रिलेशन एडिशनल है। अब इनको यहां पर हम पुट करके बाकी सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, और मेनली हम इसी में ही पुट कर रहे हैं, अभी तो हमने इसमें तो पुट किया ही नहीं है, बस इसको यूज किया था बाद में। जब इन दोनों रिलेशन को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास रिलेशन आता है क्या? J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। सिग्मा क्या है? 1/रो है। ठीक है, सिंपल। ये क्या है? कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं कभी कभी। और दूसरा यहाँ पर आपने देखा होगा ये भी आ गया, ई एल अपॉन में आर इजिकल्स टू आई। तो ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, वो तो हमें पता ही है कि जब ई जो सॉरी आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर वी के है, तो क्योंकि वी ई के प्रोपोर्शनल है तो आई जो होगा वो प्रोपोर्शनल है वी के, और वी जो प्रोपोर्शनल है वो ई के है, तो आई भी जो हो गया प्रोपोर्शनल हो गया ई के हो गया। ठीक है, ये रिलेशन बुक में नहीं गिवन है, बट अगर आप फाइंड आउट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अभी तक मुझे बताओ कि कोई प्रॉब्लम है क्या? क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। राहुल, चल। तो ये हमारे पास छोटी छोटी मैनिपुलेशंस थी जो हमें देखनी थी। जो ये हमने नए फॉर्मूले पढ़े हैं 3, 1, 2, 3 इस चैप्टर से, और ये तो पुराना ही है, ये 4th जो है ये तो पुराना ही है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, और उसके बारे में हम देखते हैं क्या। तो हम क्या कर रहे हैं, एक कंडक्टर अब हम ड्रॉ करेंगे, सिलिंड्रिकल कंडक्टर। चलो, ये एरो लगाने से ना ये स्ट्रेट हो जाती है लाइन। चलो, ये हमारा कंडक्टर हो गया। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर E, तो यहाँ पे क्या होने लगेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फोर्स एक्सपीरियंस करके वो मूव करने लगेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये। ठीक, अब एक चीज ध्यान से सोचो जरा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में हमें बात करनी है थोड़ी सी। ठीक, अब मोशन जो है वो कैसे डिफाइन करेंगे हम? हमें बहुत सारी चीजें पता है मोशन के बारे में, वेलोसिटी जैसी कुछ चीज होती है, या फिर एक्सेलरेशन होता है, ये सब चीजें हमने 11th क्लास में पढ़ी थी। अगर हम किसी टाइम t पर वेलोसिटी बताना चाहे इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। कितना एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन के ऊपर का होगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो कितना एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का होगा? तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, बताओ जरा कितना होगा अगर मैं ए से डिनोट कर रहा हूं? कौन सी फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी ना, और वो क्यू ई के बराबर होगी कि नहीं होगी? और यहां पर ये किसके बराबर होगी? माइनस ई टाइम्स ई के बराबर होगी। बोलो। ठीक, और यही फोर्स जो है, यही फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है, यही फोर्स नेट फोर्स है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो न्यूटन सेकंड लॉ से हम बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स होगी यही नेट फोर्स है, तो यही एम ए के बराबर होगी। ठीक, तो यहां से एम ए, तो ए हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे माइनस ई ई अपॉन में एम।
ma मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जो मूव कर रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर नेट फोर्स आप निकाल रहे हो, यानी ये एक्चुअली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इतना एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, माइनस ई कैपिटल ई ओवर एम ई। यहां से भी आप देख सकते हो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, माइनस का साइन लगा हुआ है, उसके अपोजिट क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। यहां से भी आप देख सकते हो जैसे जो भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसके अपोजिट भाग रहा है इलेक्ट्रॉन। अभी हमने वेक्टर्स में भी पढ़ा है कि एक वेक्टर के आगे नेगेटिव लगाने से उसके अपोजिट हो जाती है डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, उसके आगे माइनस का साइन लगाने का मतलब ये डायरेक्शन हो गई, और ये डायरेक्शन हो गई एक्सेलरेशन की। अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो सिंपली कि E जो है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, कांस्टेंट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, ये भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जो कि हम एज्यूम करेंगे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि हम डीसी बैटरी यहाँ पर लगाएंगे। जब हम डीसी बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो यूनिफॉर्म प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जब जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि V जो है वो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन की, तो इसका मतलब इसका मोशन एनालाइज करते वक्त हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो केवल तभी यूज की जा सकती है जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। अब देखिए, अगर इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आप बताना चाहते हो किसी टाइम t पर, ठीक है, तो वो कितनी होगी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये वेलोसिटी बता देगा t टाइम पर। इसका मतलब अगर वेलोसिटी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की u माइनस ई ई बाय एम ई टी, ठीक है। ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है ये। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी चाहिए कंबाइंड, ठीक है। देखो किस तरफ हम जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, एक बार थोड़ा सा अकल लगाओ। अब जब हमें वेलोसिटी मिल जाएगी ना एक इलेक्ट्रॉन की, तो हम सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को अगर किसी तरह से जोड़ करके एवरेज निकाल ले, ठीक है, तो इस वेलोसिटी की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास कर रहे हैं किसी गिवन एरिया को इन अ पर्टिकुलर टाइम, और उससे हम करंट निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम वेलोसिटी को कंपेयर, मतलब बेसिकली वेलोसिटी को करंट के साथ रिलेट कर सकते हैं, अगर हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले अपना, ठीक है। लेकिन जब हम करंट के बारे में बात करना चाहते हैं तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से थोड़ी काम चलेगा, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने से। हमें क्या चाहिए, सबकी कंबाइंड वेलोसिटी, और वो भी क्या होगा, किसी इलेक्ट्रॉन बीच में कोलिजन हो रहे हैं, कोई हिंड्रेंस हो रहा है, तो होता क्या है कि हर किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हर इलेक्ट्रॉन की सेम वेलोसिटी नहीं हो सकती, ठीक है। हर इलेक्ट्रॉन की सेम वेलोसिटी नहीं हो सकती है, अलग अलग वेलोसिटीज होंगी। तो हम क्या करेंगे, पूरे का एवरेज लेते हैं, ठीक है। तो हम उसी पूरी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हैं, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, सपोज करो ये किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की ith इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ith इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी ith इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। अगर ठीक है, ये क्या पार्ट है ये बताओ जरा, ये इनिशियल वेलोसिटी बता रहा है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या लिया है, फाइनल वेलोसिटी का एवरेज, सारे इलेक्ट्रॉन्स की कंबाइंड वेलोसिटी का एवरेज फाइनल। और यहां पर क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज हमें लेना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले थी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, ठीक है। एक बार ड्रॉ कर देता हूं, वापस से बोल रहा हूं, उसके बाद मौका दूंगा पूछने का, पूछ लेना अगर डाउट होगा तो। जैसे ये कंडक्टर है, अभी आपने क्या करा, बैटरी लगाई ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो उस टाइम पे सभी इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, जीरो होगी क्या, सोच के बताइए, जीरो होनी चाहिए।
बच्चों? बशर जीरो होगी क्या? हमजा? चलिए कोई जवाब? ठीक है, तो देखो यहाँ पे होता क्या है, जब यहाँ पर कोई कंडक्टर आप, हाँ, लेकिन वो जीरो होती नहीं है एक्चुअल में। देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जैसे ये कोई एटम है और इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो जो कि थोड़ा भी फोर्स अगर आप इस पे लगाओ तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, फ्री हो सकता है। ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि अगर इसको जरा भी एनर्जी मिले तो ये क्या हो सकता है, फ्री हो सकता है। 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी मटेरियल है, ठीक है, कोई भी मटेरियल है, उसके अंदर के पार्टिकल क्या कर सकते हैं, करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, और जितना आप उसको हीट करोगे उतना ज्यादा वाइब्रेशन होता है, उतनी ही उनकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। इसी तरह से होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, टेम्परेचर की वजह से, जिस रूम टेम्परेचर पे जब ये कंडक्टर रखा होगा, टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, इनकी कुछ एनर्जी होगी, थर्मल एनर्जी होगी। उस थर्मल एनर्जी की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पूरे पूरे एटम्स ऑसिलेट करते रहते हैं। और अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, जैसे ही दूसरे एटम के नजदीक आए, हो सकता है उस वक्त उसके न्यूक्लियस नजदीक होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कूद करके वहां चला जाए। ठीक है, ठीक है, दूसरे एटम में आ गया। अब दूसरे एटम का हो सकता है इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं और भाग जाए। ऐसे ऐसे करके क्या करते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन जो भी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं थर्मल एनर्जी की वजह से। अब कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। लेकिन जब भी तुम किसी क्रॉस सेक्शन से देखोगे तो जितने इलेक्ट्रॉन इसको राइट साइड में क्रॉस कर रहे होंगे उतने ही इसको लेफ्ट साइड में क्रॉस कर रहे होंगे, अगर आपने बैटरी कनेक्ट नहीं की है तो। ठीक है, जिसकी वजह से नेट मूवमेंट चार्ज का क्या हो गया, जीरो, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ आए उतने इलेक्ट्रॉन उस तरफ चले गए। तो नेट मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जीरो हो गया, जिसकी वजह से नेट मूवमेंट नहीं है इलेक्ट्रॉन का, नेट मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट तो है लेकिन नेट मूवमेंट नहीं है इलेक्ट्रॉन का, और जिसकी वजह से इसमें इनिशियली करंट नहीं था। लेकिन जब आप इसके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करोगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, जिसकी वजह से सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो होंगे सेम डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और सेम ही डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगे। ठीक है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अब एक ही तरफ, लेफ्ट ही तरफ भागने की कोशिश करेंगे इस केस में। तो पहले जो मोशन रैंडम था फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, अब वो ऑर्गेनाइज्ड मोशन हो गया है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, जिसकी वजह से अब अगर अब सेम टाइम पे अब देखोगे ना, तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी की वजह से 4-6 इलेक्ट्रॉन मान लो इधर जा रहे हैं, और वैसे फील्ड की वजह से यहाँ पे 2000 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जा रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, आपको नेट मूवमेंट मिल जाएगा किसी भी क्रॉस सेक्शन से, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल करंट मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई हमजा? जी गौरव? राहुल? सर। हाँ सर। राहुल? हाँ भैया। बशर? यस सर। मीनाक्षी? आची? यस सर। ठीक है, तो ये फंडा है। तो अब होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, जब इनिशियल की बात करें, जब हम इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज निकालना चाह रहे थे ना, इसलिए हमने ये डिस्कशन किया है, नहीं तो हमें जरूरत क्या थी। तो जब आप इन सबका सम करोगे तो एक वेलोसिटी इधर, एक वेलोसिटी इधर, वेक्टर सम करोगे, जीरो हो गई। एक ऊपर एक नीचे, इनका जीरो हो गई। तो कंबाइंड जब समेशन करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, एवरेज निकालोगे तो जीरो आ जाएगा। तो तो जब आप इसका एवरेज निकालोगे, ये तो फाइनल वेलोसिटी का एवरेज तो क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, और इसका इनिशियल वेलोसिटी का जो एवरेज जब आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया माइनस ई ई ओवर एम ई टी। ठीक, ठीक है, अब ये जो एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालने के लिए आपको ड्यूरेशन तय करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मतलब कितने टाइम के लिए आप उसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैरामीटर आता है हमारे पास, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में हमें टी का भी एवरेज लेना था। ठीक है, यहाँ पे हमें टी का भी एवरेज लेना पड़ेगा। एवरेज टी क्या है, एवरेज टी क्या है, यहाँ पे देखना है। देखो, एक इलेक्ट्रॉन
यहाँ पे बहुत सारे एटम्स और आयंस है, और यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी है। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एक कोलिजन होने के बाद, जस्ट बाद, दूसरे कोलिजन होने तक के बीच में इसके पास जो टाइम होता है इसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इतने टाइम के लिए ये रिलैक्स कर पा रहा है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ये हमने मीन फ्री पाथ जब पढ़ा था ना, तब भी हमने पढ़ा था 11th क्लास में, ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जब हमने कोलिजन की बात की थी। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन एक कोलिजन से लेकर के दूसरे कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है रिलैक्सेशन टाइम है, इतनी देर के लिए रिलैक्स कर पा रहा है, उसके बाद फिर से कोलिजन हो रहा है। लेकिन होगा क्या, अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए जो जो एक कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन है वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, सराउंडिंग कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो ये जो कोलिजन के टाइम होंगे ना, रिलैक्सेशन टाइम जो होगा, ठीक है, एक दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा वो अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग होगा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है यहाँ पे, इसीलिए हमें इसका एवरेज निकालना है। ठीक, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये इसके लिए हमें क्या करना है, इसका एवरेज फाइंड आउट करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकाला है। तो ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है ये इसी ड्यूरेशन के दौरान है। ठीक है, हमने क्या करा है, सभी इलेक्ट्रॉन्स के दो सक्सेसिव कोलिजन का जो एवरेज टाइम है वो यहां पर कंसीडर कर लिया, उसको हमने बोल दिया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस ई एम ओवर टाउ। टाउ क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। ठीक है ना, एवरेज क्या हो गया हमारा, टाइम हो गया, रिलैक्सेशन टाइम। कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें, बोलो। नहीं है सर। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे ये हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट हमें क्या करना था, एक सेकंड में, ठीक है, अब हमें क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो चलो फाइंड आउट करते हैं। देखो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अभी हमने कंडक्टर लिया था पहले, सेम कंडक्टर को हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, सेम कंडक्टर को यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं, और इसमें जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, देखो अब ये एक बात बताओ जरा, अगर ये कंडक्टर जो है थोड़ा और लंबा ले लिया होता आपने, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे, बताओ। जितना बड़ा कंडक्टर होगा या मटेरियल जैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो अगर यहाँ पे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मानते हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जैसे ही कंडक्टर की लेंथ कम ज्यादा होती रहेगी वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना मान करके इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि अगर आप इस कंडक्टर की यूनिट वॉल्यूम ले लो, तो उस यूनिट वॉल्यूम में, उस यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो हम बोल देते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब जितनी भी वॉल्यूम होगी इस कंडक्टर की, उतने इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताओ। Yes, sir. अब देखो आई क्या होता है, क्यू बाय टी होता है। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। यहाँ पे देखो जरा, अगर मैं आई इंटू टी ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्यू क्या है यहाँ पे, कितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहा है, बताओ सही है कि गलत है। यही है ना, कितना कितना चार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहा है डिवाइडेड बाय द टाइम, और वही हमारा क्या हो गया, करंट हो गया। अब यहां पर देखो जरा, यहां पर कितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करेगा, सोच के बताओ मुझे। यूनिट टाइम में या फिर टी टाइम में, जैसे भी तुम बताना चाहो देख लो।
देखो इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, ठीक है। इससे क्या पता चल जाएगा? यार तुम तो बिल्कुल ही नहीं बोलने को राजी, कुछ बोलो यार, मेरे को पता ही नहीं चल रहा तुम्हें कुछ भी समझ में आया अभी तक या नहीं आया। हेलो। यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है कुछ मोहित? हाँ सर, आ रहा है। हाँ, यहाँ पे देखो जरा, टी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास कर रहे हैं, वो चार्ज है ये, ठीक है। यही बता रहे हैं ना हम, टी टाइम में कितना चार्ज पास करना है, तो वो चार्ज यहाँ पे लिखना है, टी टाइम में कितना चार्ज पास करेगा यहाँ पे, ठीक। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, एन है, और हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, ई है। तो क्या ये चार्ज इतना चार्ज पास करेगा? सर एन की वैल्यू फिर बोलने के बाद। एन जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर में वो हमने ले लिए, और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, यही होगा क्या हमारा चार्ज यहाँ पर? देखो Yes, sir. तो यहाँ पे थोड़ा सा और सोचो इसको बेहतर तरीके से, ये अभी ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये टोटल चार्ज है पूरे कंडक्टर का, ठीक है। पूरे कंडक्टर का, एक काम करो इसको डेल्टा टी मान लो, या चलो ठीक है टी रहने दो। ये क्या है, एन ई क्या, एन क्या है, यूनिट वॉल्यूम का चार्ज है, सॉरी यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो है। अब उतने के उतने चार्ज पार्टिकल इससे पास करे, तुम्हें कैसे पता? टी टाइम में यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वही इससे पास करेंगे, ये तुम कैसे श्योर हो? कहीं पे बोला गया है ऐसा, या कोई भी ऐसी कंडीशन है? ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो देखो जरा, सपोज करो इतनी वॉल्यूम में, इतनी वॉल्यूम में जितने चार्ज थे वो पास कर जाते हैं टी टाइम में, सपोज करो, ठीक है। इतनी वॉल्यूम में जितने चार्ज पार्टिकल्स थे यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो पास कर जाते हैं, ये हम सपोज कर सकते हैं ना। अब इतनी वॉल्यूम में यस सर। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखो यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितने इसमें कितने होंगे? तो हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। हमें एवरेज स्पीड पता है इलेक्ट्रॉन की वीडी, और इनटू टाइम अगर मैंने कर दिया तो मुझे क्या पता चल जाएगा, ये डिस्टेंस पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा, बताओ। एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड पता है, और टी टाइम में अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है वो इतनी स्पीड से मूव कर रहा है और टी टाइम तक यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक। तो ये पता चल गया। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डिस्टेंस, ठीक है। सिलेंडर में क्या, सिलेंडर का एरिया क्या होता है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया इंटू इसकी हाइट जो हो गई। अब इस छोटे से सिलेंडर की अगर हम बात करें तो उसकी डिस्टेंस ये हो गया। ये बर्नौलीज थ्योरम में बहुत बार किया है हमने ये चीज, अगर याद हो तुम लोगों को तो। बर्नौलीज थ्योरम में हमने ऐसे बहुत बार डिस्टेंस निकाला है, इनटू एरिया करके ये सब वॉल्यूम भी बहुत बार निकाली है, वहां पर भी हम ऐसे ही माना करते थे। तो ये हो गई वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ से पास करने वाले हैं। तो ये थी यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन, और इतनी वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और इनटू चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, तो इतना चार्ज पास करेगा। देख लो अब इसमें तुम्हें ये गड़बड़ मतलब कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो मुझसे, ठीक है। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा करंट हो जाएगा, करंट का एक्सप्रेशन हो गया, ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है रिलेशन, ये डायरेक्टली आपको याद रखना है। एक चीज और हम यहाँ पे कर सकते हैं कि वी डी की अभी हमने वैल्यू निकाली है ई ई अपॉन में एम ई टाउ, ठीक है। वो वैल्यू हम वापस से यहाँ पे फीड कर सकते हैं। जब हम वो वैल्यू यहाँ पे फीड करेंगे तो आई क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए ई टाउ अपॉन में एम। देख लो इसको, अगर इसमें कुछ दिक्कत है तो, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे एरिया है
इस एरिया को आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में ला करके इसको करंट डेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्या? J इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर टाउ अपॉन में ME, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लो इसको, अगर कुछ दिक्कत है तो। ये मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे फॉर्मूले होते जा रहे हैं, अब यहाँ पे इकट्ठा होता जा रहा है, बहुत सारे फॉर्मूले 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 और डेरिवेशन होता जा रहा है, ठीक है, बहुत सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व करते जा रहे हैं हम, लेकिन इसको आपको ऐसे ही ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार ढंग से देख लोगे तो दिक्कत होगी भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। अब अगर वापस से रिकॉल करो, पिछले पेज पे हमने एक एक्सप्रेशन देखा था, क्या जे क्या होता है? सिग्मा ई के बराबर होता है। यहाँ पे देखो जे क्या आ रहा है, कुछ वैल्यू है और यहाँ पे ई है। अगर यहाँ पे तुम देखो तो एन ई एम ई और टाउ सब कांस्टेंट है, ये सब चीजें क्या है? कांस्टेंट है, और ये पूरा मिला करके सिग्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी हमारी? अगर आप J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई को कंपेयर करोगे किससे? जो अभी एक्सप्रेशन हमें मिला है, NE स्क्वायर टाउ अपॉन में ME, ये आई है ना। तो इसका मतलब इन दोनों को कंपेयर करने से क्या पता चल रहा है कि सिग्मा किसके बराबर हो गया? NE स्क्वायर टाउ अपॉन में ME। और ऐसे ही अगर रेजिस्टिविटी चाहिए तो ये किसके बराबर होता है? 1 अपॉन रो के बराबर होता है। तो रेजिस्टिविटी अगर आप निकालना चाहते हो तो वो किसके बराबर हो जाएगा? ME अपॉन में NE स्क्वायर टाउ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ पे देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, इट डजंट मैटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। लेकिन तुम एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पर रो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के और टाउ के। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और टाउ क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर आपने ये कंडक्टर ले लिया, सपोज करो, जैसे जैसे ये मटेरियल बदलेगा इसकी यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्री चार्ज है वो बदल जाएगा, ठीक है। इसकी यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्री चार्ज है वो बदल जाएगा, तो ये n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। दूसरी चीज, जैसे जैसे साइज ऑफ एटम बढ़ेगा या घटेगा उसके हिसाब से कोलिजन जो होंगे घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट जो ये होगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होगा इलेक्ट्रॉन्स का, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो रो क्या है? रो एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की, ऐसा थोड़ी है कि सारी प्रॉपर्टी ये बता देगा। अब वो जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो किस बात पर डिपेंड कर रही है? कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यूनिट वॉल्यूम में और कितना उनका रिलैक्सेशन टाइम है, इस पे ये डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। देख लो, रेजिस्टिविटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो RA/L, जैसे कि हमने बोला था, और रेजिस्टिविटी जो होगी वो R के बराबर हो जाएगी अगर आप A और L को क्या ले लो? 1 ले लो। यानी अगर आप 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हो, ठीक है, और 1 मीटर लेंथ का, तो उस केस में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होगा वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप रेजिस्टिविटी निकालना चाहते हो किसी मटेरियल की, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया और 1 मीटर लेंथ का वो कंडक्टर ले लो और उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। जितना उसका रेजिस्टेंस होगा उतनी ही उसकी रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है। तो वो वैल्यू एक बार हमें मिल जाएगी तो फिर हम ये चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, एन या टाउ, अगर निकालना हो तो बाई चांस। बताओ मेरे को, समझ में आया कि कुछ डाउट है? आ गया सर। बशर, आ गया सर। हमजा समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बोल दी हैं, ऑल्दो इतने की ज़रूरत होती नहीं है। और अगर देखो, अगर जल्दी ख़त्म करना हो तो मैं ये सारा टॉपिक मिला करके 15 से 20 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन ये इसलिए कि आपको पता चले कि कर क्या रहे। अगर मैं 15-20 मिनट में निकाल दूंगा तो फिर तो आपको रटना पड़ेगा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। एक भी एक्सप्रेशन यहाँ पे ऐसा नहीं है जिसका मीनिंग हम नहीं समझ सकते या नहीं विजुअलाइज नहीं कर पा रहे होंगे, अगर आपको सच में समझ में आ गया है तो, ठीक है। तो इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3.1 आपको ट्राई करना है, एग्जाम्पल नंबर 3.2 आपको ट्राई करना है, और पूरे अच्छे से ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मतलब अच्छे से क्लियर होने का मतलब आपको बिल्कुल अच्छे से रियलाइज होना चाहिए कि हाँ ये है, और इस तरह से होना चाहिए ये, हाँ करेक्ट है। अगर उसमें कोई भी डाउट आता है, विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो मुझसे पूछ लेना, इसका मतलब हो सकता है कि आपको डाउट हो कुछ।
और ये दोनों 3.2 स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या Okay, करने sir. वाले, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मोबिलिटी के बारे में। मोबिलिटी क्या होता है, मोबाइल क्या होता है, अगर बायो में पढ़ा होगा ये वर्ड आपने, बायो किस किसके पास है, Movement. हाँ, Movement. ये मूवमेंट के लिए यूज होता है मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, चार्ज का बेसिकली मूवमेंट की हम बात करेंगे, उसकी मोबिलिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारा जो टर्म मोबाइल है वो भी ऐसी है, जैसे लैंडलाइन जो होता है वो तो फिक्स होता है, वो आप उसको लेकर के नहीं जा सकते, ऐसे थोड़ी है कि स्कूल में लेके चले जाओगे उसको। लेकिन मोबाइल जो होता है, हमारा सेल फोन जो होता है, वो क्या होता है, वो मोबाइल होता है, उसको आप लेकर के मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। अब मोबिलिटी क्या बताती है किसी कंडक्टर की, मोबिलिटी मूवमेंट को ही बताती है, ठीक है। म्यू से हम उसको डिनोट करते हैं, और ये कैसे डिफाइन करते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ठीक है। मैग्नीट्यूड लेना है आपको, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है इसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है मैग्नीट्यूड ही है वो, इतना सब सजाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल याद रखना मैग्नीट्यूड है ये। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कोई कंडक्टर लिया आपने, उसमें आपने ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, तो कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है, देखो जितना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को टी टाइम में उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाएंगे। ध्यान से सोचो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन की जितनी ज्यादा होगी, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड पर टी टाइम में क्रॉस कर जाएंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया को, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको मिल जाती है, दैट इज योर मोबिलिटी, ठीक है। उससे पता चल रहा है कि कितना ज्यादा मूवमेंट है चार्जेस का, सिंपल। किसी को डाउट है इसमें? अब वीडी हम जानते क्या होता है, एन ई सॉरी ई ई अपॉन एम ई टाउ, ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो म्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल आउट हो जाएगी। चलो पहले में पूरा लिख देते हैं, अपॉन में एम, ये वी डी की वैल्यू थी, ठीक है, ये वी डी की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, नीचे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मोबिलिटी कितना बनता है, ये निकल के आएगा ई अपॉन में एम ई टाउ, ठीक है, ई अपॉन में एम ई टाउ, ये मोबिलिटी है। अब समझ सकते हो ये दोनों तो क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, यहाँ पे ये तो चेंज हो ही नहीं सकते, किसी भी कंडक्टर में नहीं चेंज हो सकते। लेकिन टाउ देखो, टाउ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोबिलिटी, ठीक है। तो अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आपका बढ़ जाता है, ठीक है, तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये कोई मेरे को एक्सप्लेन कर सकता है क्या कि टाइम बढ़ने से मोबिलिटी कैसे बढ़ सकती है? अगर टाइम बढ़ेगा, ये क्या है, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है ना, टाइम बढ़ने से मोबिलिटी कैसे बढ़ रही है, ये बता सकते हो क्या? देखो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे जा रहा था, टकराने के बाद ये चला गया ऐसे, ठीक है। अब देखो इस टाइम को, इनके कोलिजन के बीच के टाइम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जितना ज्यादा ये टाइम है, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा टाइम ले रहा है मूव करने के लिए, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद, एक कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन के बीच में ज्यादा टाइम मिल रहा है। अगर ज्यादा टाइम मिल रहा है तो वेलोसिटी भी तो ज्यादा पिक करेगा ना एवरेज, ठीक है। एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में वेलोसिटी भी तो ज्यादा पिक कर लेगा ना। देखो यहाँ पे अगर इस कंडक्टर में कोलिजन देर देर में होंगे तो वेलोसिटी ज्यादा ज्यादा होती चली जाएगी, क्योंकि ये तो एक्सेलरेट हो रहे हैं ना, एक्सेलरेट हो रहे हैं तो स्पीड बढ़ती चली जाएगी जितनी देर तक एक्सेलरेशन कोलिजन नहीं होता, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी
तो मूवमेंट बढ़ गया यानी मोबिलिटी बढ़ गई है। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम जब बढ़ेगा तो मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये एक टॉपिक ये था हमारा। नेक्स्ट चीज क्या है, हम यहाँ पे अभी हम सिर्फ कंडक्टर की बात कर रहे हैं ना, हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं ना इंसुलेटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वो भी मेटेलिक कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं। ठीक, एक टेम्परेचर डिपेंडेंस और देख लेते हैं हम रेजिस्टेंस की या रेजिस्टिविटी की। टेम्परेचर की स्पेलिंग यही होती है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंस। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस की हम बात कर लेते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, या रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये हम बेसिकली चेक करना चाहते हैं। नहीं। तो रेजिस्टिविटी हमने देखा, इसका फॉर्मूला क्या था, एन ई स्क्वायर, नहीं उल्टा कर लिख दिया मैंने, वो सिग्मा का था फॉर्मूला। क्या था, एक बार वापस से रिकॉल कर लें। हाँ, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। पहले भी हम बात कर चुके हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो तो किसी भी कंडक्टर के लिए किसी भी सिचुएशन में किसी भी टेम्परेचर पे चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, तो रो जो है वो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, एन और टाउ इनवर्सली। मतलब अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ गया तो रेजिस्टिविटी घट जाएगी, अगर रेजिस्टिविटी घट गई तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब सोचो जरा, टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज करा तो इनमें से किसी पे फर्क पड़ेगा क्या, और पड़ेगा तो किस पे फर्क पड़ेगा, और जिस पे फर्क पड़ेगा वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, उसी के हिसाब से हम देखेंगे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है कि घट रही है, और उसी के हिसाब से हम पता चलेगा कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं मेटल्स की या मेटेलिक कंडक्टर्स की। सोच के अपनी अकल लगा करके मुझे बताओ कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये दोनों में क्या फर्क पड़ना चाहिए। सर टाउ घट जाएगा। क्यों, सर क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे तो इसलिए टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों कोलिजन जल्दी होंगे टेम्परेचर बढ़ने से, देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर आपको याद हो तो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी या फिर इनकी जो बेसिकली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा। अब जब मूवमेंट बढ़ जाएगा तो ये कोलाइड भी ज्यादा होंगे, तो कोलिजन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बढ़ जाएंगे, कोलिजन इंक्रीज्ड। अगर कोलिजन बढ़ गए सेम टाइम में, अगर कोलिजन बढ़ गए तो बीच का रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा ना। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो कोलिजन बढ़े और टेम्परेचर ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, घट गया, तो ये तो घट गया। एन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या आर्ची, बोलो, एन पे कोई फर्क पड़ेगा नो क्या, सर। तो यहाँ पे एन जो होगा वो बढ़ जाएंगे। ठीक, जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे बहुत ही माइन्यूट सा चेंज होगा, लेकिन टेम्परेचर क्या बढ़ाने से क्या होगा, एन जो होता है वो स्लाइटली इंक्रीज करता है, बहुत ही स्लाइट, लेकिन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बहुत ज्यादा घट जाता है। क्यों, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट सारे ही इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, मूवमेंट सभी का हो रहा होता है। ठीक है, बट थोड़ा बहुत और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में यहाँ पर जो होते हैं बेसिकली अवेलेबल हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एन बढ़ता है, लेकिन मेजर इफेक्ट किसका है, टाउ का, और वो क्या हो रहा है, घट रहा है, तो जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर घट बढ़ाने से, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के घटने से रेजिस्टिविटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। अब रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो आर क्या होता है, रो एल बाय ए।
अगर रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सिंपल सा फंडा कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा, रेजिस्टिविटी घट जाएगी तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। क्लियर है ये चीज मेटेलिक कंडक्टर के लिए? यस सर। अब एक होते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या भला होती है? देखो, जैसे ये कोई सेमीकंडक्टर का सिलेंड्रिकल टुकड़ा ले लिया हमने, ठीक है, तो इनमें कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर क्या होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो कंडक्टर्स कंडक्ट कर देते हैं, इंसुलेटर कंडक्ट नहीं कर पाते। सेमीकंडक्टर मतलब, सेमी मतलब क्या होता है, सेमी सर्कल, आधा सर्कल, सेमीकंडक्टर मतलब जो पार्टली कंडक्टर है, ठीक है, और पार्टली इंसुलेटर है। ठीक है, होता क्या है, रूम टेम्परेचर पे अगर तुम यहाँ पे कोई वोल्टेज अप्लाई करते हो तो, या फिर अगर रूम टेम्परेचर की हम बात करें तो इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो गिने चुने होते हैं। जैसे इसमें अगर तुम फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे ना कंडक्टर में तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे, क्योंकि देखो कितने सारे एटम से मिलकर के एक छोटा सा कंडक्टर भी बहुत सारे लाखों करोड़ों अरबों खरबों एटम से मिलकर के बना होगा। ठीक है, और हर किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, हर किसी के में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्री जो होते हैं ना वो तो गिनती के ही होते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने 5 ड्रॉ कर दिए, 6 ड्रॉ कर दिए, 10,000 ड्रॉ कर दिए, बहुत बड़ा कंडक्टर है, 1 लाख ड्रॉ कर दिए, पर बहुत ही कम होते हैं इनके कंपैरिजन में। ठीक है, हर एटम फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं देके बैठा। और ये भी क्यों होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी इनको मिल रखी है, काइनेटिक एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी है, उसकी वजह से इन पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, अब सोचो जरा, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? सेमीकंडक्टर का बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? सर बढ़ेगा इसका। हमजा बोल रहे हैं। जी सर। हाँ, और कोई? टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटेगी कि बढ़ेगी? सर बढ़ेगी। ओके, चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें भी फिर से यही दोनों चीजें चेंज हो सकती हैं। देखो, जब भी तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे एजिटेशन ज्यादा होगी और कोलिजन तो बढ़ेंगे ही, तो रिलैक्सेशन टाइम तो कम होगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, लेकिन अब जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो साथ ही साथ क्या होता है ना, इंटरनल एनर्जी जो होगी इसकी बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कब फ्री होगा, जब उसको एनर्जी मिलेगी। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है, इसको थर्मल एनर्जी देना। जब तुम हीट ट्रांसफर करोगे बाहर से अंदर की तरफ तभी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, या बिना हीट लिए ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब वो जो हीट एनर्जी इसने ली है, थर्मल एनर्जी ली है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, जैसा कि हमने पहले भी बोला था। लेकिन देखो यहाँ पर क्या होगा ना, ये जो इंक्रीमेंट है ना, ये जो इंक्रीमेंट है ये इसको ओवरशैडो कर देगा। ठीक है, पहले क्या था, पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं थे, गिने चुने इलेक्ट्रॉन थे, तो मूवमेंट भी नहीं था किसी क्रॉस सेक्शन से, तो करंट भी नहीं था। ठीक, लेकिन अब क्या हो गया है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं तो क्या होगा, यहाँ पे मूवमेंट भी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी ओवरऑल, क्योंकि डिनोमिनेटर ओवरऑल बढ़ रहा है, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर रेजिस्टिविटी घट जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी घट गई है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, घट जाएगा। तो सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस घट जाते। मेटल्स में क्या होता है, कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। कोई डाउट है तो बताइए, बोलो जल्दी। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, थोड़ा सा इसका पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।
और एक बार हम थोड़ा सा और एक दो ग्राफ्स हैं ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं जो मटेरियल उनका, एक दो चीज़ें वो देख लेंगे हम। और उसके बाद तो फिर हमें, मेरे को लगता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के हैं नहीं, पर हम देख लेंगे जल्दी से। और फिर मेन पोर्शन इसका शुरू होगा चैप्टर का, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह है, मीटर ब्रिज है, ये सब पार्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। 3.2 तक सॉल्व कर लेना, 3.1 और 3.2 सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज जा सकते। ठीक है, बाय। सर